इससे पहले हमने पढ़ा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसमें लेखक ने जाति प्रथा के कुप्रभावों का वर्णन किया है। और अब वे बता रहे हैं अपनी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में। वे क्या कह रहे हैं? तो लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भातृता पर आधारित होगा। तो यानी कि उनके आदर्श समाज में 3 चीजें होंगी, एक तो स्वतंत्रता, एक समानता, एक भातृता यानी कि भाईचारा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। तो इन 3 चीजों में सबसे पहले वे भातृता को एक्सप्लेन करते हैं। भातृता यानी कि भाईचारा। तो वे कहते हैं कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी बदलाव समाज में एक छोर पर अगर है तो वह तुरंत ही पूरे क्षेत्र में यानी कि पूरे समाज में वह फैल जाए, यानी कि सभी जगह बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन सभी जगह होना चाहिए। तो इतनी गतिशीलता समाज में होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब भातृता होगी। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो ऐसे समाज में जिसमें भाईचारा है, सभी एक दूसरे के प्रति यानी कि रक्षा के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे। सब एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलेंगे, सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अगर कोई गड्ढे में गिरा पड़ा रहेगा तो उसको छोड़ नहीं देंगे, बल्कि उसको उसमें से निकाल कर अपने साथ आगे लेकर बढ़ेंगे। तो यानी कि भाईचारा जहां होता है वहां समाज में सब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते हैं। तो समाज में भाईचारा किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे दूध और पानी, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से उसमें भेदभाव नहीं रहेगा, भेदभाव से रहित होना चाहिए। तो यहां पर वे भातृता की बात कर रहे हैं। और जिसमें सभी को समान अवसर व साधन मिले, वह क्या है? वही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सामाजिक जीवनचर्या की रीति है और समाज के जो लोग हैं उनके जो सम्मिलित अनुभव हैं उनके आदान प्रदान का नाम है लोकतंत्र। तो ये तो उन्होंने बात की भातृता के बारे में। और वे दूसरी चीज बता रहे हैं यहाँ पर स्वतंत्रता, उसकी चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो वे कहते हैं कि आने जाने की छूट है, स्वतंत्रता है, और अपने जीवन और शरीर की सुरक्षा की स्वाधीनता है, संपत्ति रखने की स्वाधीनता है, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता है। तो इन पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो यानी कि लोगों को उनका मनपसंद पेशा अपनाने की छूट नहीं है, ये स्वतंत्रता उन्हें नहीं है। वे अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सके, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। अगर हम लोगों की क्षमताओं का, मनुष्य की क्षमताओं का प्रभावशाली प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा। किस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ जाएगा? जब उसको अपना व्यवसाय चुनने की छूट नहीं होगी, जब उसे अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो इस के अभाव में, मतलब स्वतंत्रता के अभाव में, व्यक्ति गुलामी में जकड़ा रहेगा। दासता यानी कि गुलामी, उसमें जकड़ जाएगा। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहां भी है जहां कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो दासता यानी कि गुलामी केवल कानूनी नहीं है, बल्कि यह वहां भी होती है जहां हमें दूसरों द्वारा जो व्यवहार करने के लिए कहा जाए और जो कर्तव्य, जो कार्य करने के लिए कहे जाएं, वो जब मजबूरी में करने पड़ते हैं उसे भी दासता ही कहते हैं, यानी कि उसे भी गुलामी ही कहते हैं। मेरी कल्पना के आदर्श समाज में लेखक ने जिन 3 बातों को जरूरी बताया है उसमें से हम 2 की चर्चा कर चुके हैं। और आइए बात करते हैं समता की, यानी कि समानता की। तो लेखक बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है।
समता के आलोचक कहते हैं, समता यानी कि समानता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। तो जो समता के आलोचक हैं वह कहते हैं कि भाई सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, इसलिए सब लोग समान हो भी नहीं सकते, ऐसा वे कहते हैं। तो यह सत्य है, लेकिन ये बात महत्व नहीं रखती, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। नियामक का मतलब होता है व्यवस्था या विधान करने वाला। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली तो शारीरिक वंश परंपरा, यानी कि माता पिता से जो बच्चों को गुण या अवगुण मिलते हैं। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, जिसमें ये बातें आती हैं कि भाई किसी का जन्म अमीर परिवार में हुआ है कि गरीब परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में हुआ है कि अनपढ़ परिवार में हुआ है, और या किस जाति किस धर्म, ये सब चीज़ें सामाजिक उत्तराधिकार में आ जाएंगी। और तीसरे नंबर पर है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो मनुष्य के अपने प्रयत्न ही उसके वश में होते हैं, जिसके आधार पर वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर जो उसे गुण या अवगुण जीन्स के माध्यम से अपने माता पिता से मिले हैं, उसमें तो वो कुछ कर नहीं सकता। वह अमीर परिवार में पैदा हुआ है, गरीब में किस जाति किस धर्म में पैदा हुआ, उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी उसके वश की बात नहीं है। तो उसकी क्षमता यानी कि उसके खुद के प्रयत्नों पर आधारित है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, ये तो आप भी मानेंगे कि नहीं समान होते। तो क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है ना, कि भाई असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने प्रयत्नों से बदल सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, तरक्की कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसके आधार पर उसके साथ अगर हम बराबरी का व्यवहार नहीं करते तो उसमें कुछ गलत नहीं है। परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर जरूर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्न को ही करना होगा। क्योंकि गरीब लोगों को तो अवसर ही नहीं मिलते, उनको पढ़ने के, लिखने के, आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं दिए जाते। तो इसलिए जब उत्तम व्यवहार का मुकाबला होगा तो जीतेगा कौन? उच्च वर्ग जीतेगा, क्योंकि निर्णय करने वाले भी तो संपन्न लोग ही हैं, उच्च वर्ग ही है, तो वही जीतेंगे। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। ये बात हम समझ चुके हैं कि भाई वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा मनुष्य के अपने हाथ में नहीं होती ये बातें। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है, गलत है। और अब लेखक एक राजनेता के उदाहरण से अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता, क्योंकि उसे एक बड़ी जनसंख्या से मिलना होता है ना। वह किस किस की ज़रूरतों का ख्याल करेगा, किस किस की ज़रूरतों के अनुसार अपना व्यवहार करेगा। तो इसलिए वह क्या करता है, वह एक व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है। व्यवहार्य यानी कि व्यवहार करने योग्य। और वह क्या करता है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार कर लेता है। और वह सबके साथ समान व्यवहार इसीलिए भी करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं होता। तो समता एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग है और उपाय है। तो प्यारे बच्चों, लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आदर्श समाज में जिन 3 बातों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया, उनकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है और उनको समझने का प्रयास किया है। आशा है ये सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये तो था पाठ आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक से। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।